Hello, मेरा नाम है प्राकृति. So here we are going to discuss about the last previous year question paper of CTET 2024. CTP का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे. फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपलोड है. जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देखें. ये थर्ड पार्ट है. 3 पार्ट में हम लोग 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे थे CTP का. ठीक है, ये लास्ट पार्ट है. क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करना है. ठीक है. क्वेश्चन 21 क्या कहता है? असर्शन ए, टीचर शुड यूज मल्टी सेंसरी मटेरियल टू कैटर टू नीड ऑफ स्टूडेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम. रीजन आर इंक्लूसिव क्लासरूम शुड adopt standardization of curriculum material as well as assessment strategies. Choose the correct option. Option A is true but R is false. Option B, both A and R are false. Option C, both A and R are true and R is the correct explanation of A. यहाँ पे द की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, THE. ठीक है. ऑप्शन डी, बोथ A and R are true but R is not the correct explanation of A. ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि A is true but R is false, यानी कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही है, लेकिन इसका जो रीज़न दिया हुआ है यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत है. बोथ क्या कह रहे हैं? ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. ऑप्शन सी क्या कह रहे हैं? बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आर जो रीज़न दिया है स्टेटमेंट ए का वो सही दिया है. ऑप्शन डी क्या कह रहे हैं? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट सही है बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन आर जो रीज़न दिया है ए का वो सही नहीं है. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? टीचर शुड यूज मल्टी सेंसरी मटेरियल टू कैटर टू नीड ऑफ स्टूडेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम. इंक्लूसिव क्लासरूम कैसा होना चाहिए? उसमें टीचर को मल्टी सेंसरी मल्टी सेंसरी मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो भी स्टूडेंट की नीड्स है. ऐसा इंक्लूसिव क्लासरूम होना चाहिए. और इसमें कह रहा है इंक्लूसिव क्लासरूम शुड एडॉप्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम मटेरियल एज वेल एज असेसमेंट इन स्ट्रैटेजीज. ठीक है. अब पहले हम देख लेते हैं कि मल्टी सेंसरी मटेरियल क्या होता है. देखिए, ए इज़ ट्रू बिकॉज मल्टी सेंसरी मटेरियल, यहाँ पे बिकॉज काट दीजिए. ए इज़ ट्रू बिकॉज मल्टी सेंसरी मटेरियल यूज़ कर दीजिए. ए इज़ ट्रू बिकॉज मल्टी सेंसरी मटेरियल यूज़ मल्टीपल सेंस, ये हटा दें, मल्टीपल सेंस जैसे कि हो गया साइट, साउंड, टच, मूवमेंट. हेल्प डाइवर्स लर्नर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय इंगेजिंग डिफरेंट सेंस. इसमें लर्नर के जितने भी जैसे कि सेंस रहते हैं वो इंगेज किए रहते हैं. ठीक है. इंक्लूसिव क्लासरूम कैसा होना चाहिए डाइवर्स लर्नर के लिए कि उनके जितने भी सेंस हैं जैसे कि साइट हो गए, साउंड हो गए, टच हो गए, मूवमेंट, वो इंगेज रहें. ठीक है. इसे हम लोग मल्टी सेंसरी कहते हैं. ठीक है. और आर क्या रीज़न कह रहा है? इंक्लूसिव क्लासरूम कैसा होना चाहिए? इंक्लूसिव क्लासरूम फोकस ऑन एडेप्टेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी. इंक्लूसिव क्लासरूम कैसा होना चाहिए कि एडेप्टेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम मटेरियल के ऊपर और असेसमेंट स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर. ठीक है. तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए होगा. ठीक है. ऑप्शन ए. कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए, ये देखिए. ठीक है. अब इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं. इंक्लूसिव क्लासरूम इज़ अ लर्निंग इन्वायरमेंट वेयर ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी, बैकग्राउंड और लर्निंग स्टाइल learn together, feeling valued, respected, and supported with equal access to education and opportunities, using diverse teaching methods, collaborative learning, and tailored resources to meet individual needs, fostering empathy, and preparing everyone for a diverse world. इंक्लूसिव क्लासरूम कैसा होना चाहिए? जैसे कि क्लासरूम में अलग अलग बच्चे आते हैं. ठीक है. इंडिविजुअल अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग भाषा जो उनके घर में बोला जाता है उस टाइप के बच्चे आते हैं. ठीक है. तो उन सबको मतलब कि ये सब ध्यान रखते हुए ये सब हटा के कि कौन सा बच्चा कहाँ से आया है, कौन सा बच्चा कितना
पढ़ा लिखा है, उसके माँ बाप, ये सब ध्यान हटा के उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, साथ में पढ़ने का मौका देना चाहिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको साथ में पढ़ें, ना कि भेदभाव करें। ठीक है, वैसा इंक्लूसिव क्लासरूम होता है। ठीक है, और डाइवर्स लर्निंग क्या होता है? डाइवर्स लर्निंग मीन्स रिकोगनाइजिंग एंड एडेप्शन टू द वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे कि बैकग्राउंड हो गया, कल्चर हो गया, एबिलिटी हो गया, स्टाइल हो गया, और इंटरेस्ट, जो भी उनका अलग किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, वो सबको ध्यान में रखते हुए इन हाउ स्टूडेंट लर्न, मूविंग बियॉन्ड अ वन साइड फिट ऑल approach to create equitable, engaging, and effective education for every student, including those who with disability, different language, or varied experience. यानी कि जो भी उनका बैकग्राउंड है, कल्चर है, एबिलिटी है, जो भी अलग अलग बच्चे आए हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जितने भी हैं, उन सबको आप समझिए कि कैसे हैं, और उनको एक साथ पढ़ने का मतलब लाइए कि आपके जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब एक साथ पढ़ें। ठीक है, उनके लिए एक इक्विटेबल लाना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, हर स्टूडेंट एक बराबर होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो अगर वो कोई डिसेबिलिटी स्टूडेंट क्यों ना हो, या फिर उनके कुछ लैंग्वेजेस क्यों ना अलग हो, चाहे उन्हें कुछ दूसरा एक्सपीरियंस क्यों ना मिले हो, सब स्टूडेंट एक बराबर होना चाहिए, उन्हें एक साथ लाइए ताकि कोई भी बच्चा अनकम्फर्टेबल ना फील करे। ठीक है, उसे कहते हैं डाइवर्स लर्निंग। उन्हें एक बॉक्स में, मतलब एक कह सकते हैं एक बॉक्स में इकट्ठा करके एक साथ पढ़ाइए, सब बच्चों को एक समान मानिए। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, at which level of Kohlberg moral development does individual ethical behavior mainly depend on the mindset that what do people think of me? कॉलबर्ग के कुछ लेवल दिए गए हैं। ठीक है, उसमें कौन सा लेवल है जिसमें जिसमें लर्नर या फिर स्टूडेंट सोचेगा कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ मी? ऑप्शन ए पोस्ट कन्वेंशनल, बी नॉन कन्वेंशनल, सी प्री कन्वेंशनल, डी कन्वेंशनल। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, आप बताइए कौन सा सही आंसर हो सकता है इसका। पहले देखते हैं कॉलबर्ग के कितने स्टेज हैं, कौन कौन से लेवल है, कौन कौन से लेवल क्या बात करते हैं। पहला लेवल, ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। लॉरेंस कॉलबर्ग किस थ्योरी के बारे में बात करते हैं? तो लॉरेंस कॉलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। प्री कन्वेंशनल morality refer where children base their judgment on self-interest, external consequence. In this stage, primarily motivated by the desire to avoid punishment or gain reward. The focus is on satisfying one's own need and desire without considering social value और principles. इसमें जो इंडिविजुअल रहता है, ठीक है, वो अपने बारे में सोचता है कि मुझे पनिशमेंट ना मिले, ठीक है, और मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मुझे ये रिवॉर्ड मिले, इनाम मिले। ठीक है, वो अपने खुशी के बारे में सोचता है। ठीक है, पहला स्टेज क्या कहते हैं? प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें इंडिविजुअल अपने बारे में सोचता है, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। ठीक है, इसमें दो स्टेज दिए हैं। स्टेज वन क्या कहते हैं? ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट। और स्टेज टू क्या क्या कहते हैं? इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट, बिहेवियर ड्राइवन बाय अवॉइडिंग पनिशमेंट। इसमें जो है इंडिविजुअल को पनिशमेंट नहीं मिले, मतलब कुछ ऐसा काम ना करे कि उससे पनिशमेंट मिले, वो अपने बारे में सोचता है, ना कि लोगों के, दूसरों के बारे में। स्टेज टू क्या कहते हैं? इंडिविजुअल इंटरेस्ट, बिहेवियर ड्राइवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड। उसको मतलब वो क्या चाहता है, उसे किस चीज़ के लिए अच्छा लगता है, वो काम करता है। ठीक है, और अगर वो ये काम करेगा तो उसको इनाम मिलेगा, तो वो काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए पहला स्टेज क्या कह रहे हैं? प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें इंडिविजुअल अपने बारे में सोचता है, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में, और अवॉइड करता है पनिशमेंट को, बस ये कह रहा है इतना। ठीक है, सेकेंड स्टेज क्या कह रहा है? सेकेंड स्टेज कन्वेंशनल लेवल, सॉरी सेकेंड लेवल। सेकेंड स्टेज क्या कह रहा है? कन्वेंशनल लेवल। इट इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। Individual at this stage prioritize social
acceptance, and maintaining social order. Moral judgment are based on the expectation and value of society, and they strive to meet these expectations to maintain harmony. Conventional morality reflect a shift from self-interest to an understanding of the importance of social norms and the importance of one action on other. इसमें कन्वेंशनल लेवल जो है, इसमें इंडिविजुअल अपने बारे में नहीं, मतलब वो काम करना चाहता है जो सोसाइटी में सही दिखा है। यानी कि मैं कुछ ऐसा काम ना करूँ जो सोसाइटी में गलत दिखा है, ठीक है। सोसाइटी के हिसाब से, सोशल सोसाइटी के हिसाब से वो काम करेगा, ठीक है। ठीक है, इस पे लिखा हुआ ना, शिफ्ट फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी नॉर्म्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वन एक्शन ऑन अनदर। इसमें क्या करेगा कन्वेंशनल में, वो सोसाइटी के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, इसमें 2 स्टेज दिए हुए। स्टेज 1 क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल, ठीक है, बिहेवियर ड्राइवन बाय सोशल अप्रूवल, यानी कि जो सोशल में सही रहेगा, जो समाज में सही रहेगा, वो काम करेगा। सेकेंड स्टेज क्या कहते हैं, अथॉरिटी, बिहेवियर ड्राइवन बाय ओबेइंग अथॉरिटी एंड कंफर्मिंग सोशल ऑर्डर, जो समाज के हिसाब से सही काम रहेगा। मतलब कि कुछ भी अथॉरिटी समाज में अगर दिया हुआ है कि ये काम करना है, इसी से आपकी इज्जत बनी रहेगी, इसी से आपको रिस्पेक्ट किया जाएगा, तो वो उस हिसाब से काम करेगा, ना कि अपने हिसाब से काम करेगा। ठीक है, कन्वेंशनल लेवल क्या कह रहा है कि जो भी इंडिविजुअल है वो सोसाइटी के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, थर्ड लेवल क्या कहते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, थर्ड लेवल क्या है, थर्ड स्टेज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें लॉरेंस कॉल्बर्ट थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, it is the third stage of Lawrence Kohlberg theory of moral development. During the post-conventional morality stage, individuals move beyond society norms and rules. Their moral judgment are guided by internalized principle that beyond the expectation of their culture or society, they recognize the importance of individual rights, social reforms, social contract and ethical principle in decision making. इसमें क्या है, पहले स्टेज में क्या था, प्री कन्वेंशन में, कि उसमें इंडिविजुअल अपने बारे में सोचेगा। ठीक है, दूसरे में क्या था, कन्वेंशनल लेवल में सोसाइटी के हिसाब से वो काम करेगा। तीसरे में क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल में, कि वो सोसाइटी से हट के काम करेगा, मतलब वो काम करेगा जो सही रहेगा, जो इंडिविजुअल के लिए सही रहेगा, ना वो अपने लिए कुछ सोचेगा, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रखेगा, ना सोसाइटी के हिसाब से सोचेगा। वो जो सही रहेगा, ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स है, उस हिसाब से सोचेगा, उस हिसाब से डिसीजन लेगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेज क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बिहेवियर ड्राइवन बाय बैलेंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड इंडिविजुअल राइट, मतलब कि वो काम करना चाहिए जो सोशली जो सही भी हो, और जो इंडिविजुअल के जो राइट्स हो वो भी सही रहे, दोनों सही हो, उस हिसाब से काम करेगा, ना अपने हिसाब से ना सोशल के हिसाब से। अगर इंडिविजुअल का कुछ सही है, इंडिविजुअल के जो भी राइट्स है उस हिसाब से मान लीजिए, उसमें वो उस हिसाब से काम करेगा। स्टेज 2 क्या कह रहा है, यूनिवर्सल एथिकल, बिहेवियर ड्राइवन बाय इंटरनल मॉरल प्रिंसिपल, जैसे कि जस्टिस, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, जो भी सही रहेगा, फेयरनेस, जो भी सही रहेगा उसको बोलेगा सही है, जो गलत है उसको बोलेगा गलत है। 4 लोगों के बीच में बैठा रहेगा, मान लीजिए अगर 4 लोग बोलेंगे कि ये चीज़ सही है, और लेकिन उसको लगेगा कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, तो वहीं पे वो पॉइंट आउट करेगा कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ये चीज़ सही है। ठीक है, इसमें इस स्टेज में ये कह रहा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, 3 स्टेज दिया हुआ है, याद रखिए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में अपने बारे में सोचेगा, जो जिससे उसे रिवॉर्ड मिले, ठीक है, पनिशमेंट अवॉइड हो, वो उस सब के बारे में सोचेगा। ठीक है, प्री कन्वेंशनल में। कन्वेंशनल में क्या करें, सोसाइटी के हिसाब से सोचेगा। ठीक है, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में क्या है कि जो सही है उसे बोलेगा, वो उस हिसाब से डिसीजन लेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें क्या था, वॉट डू पीपल थिंक ऑफ मी, यानी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सोशल के हिसाब से अगर नहीं काम करेंगे सोसाइटी के हिसाब पे, तो 4 लोग तो बात करेंगे ही ना। जैसे हो गया, अगर कोई है वो लव मैरिज करना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन उसके ख़ानदान में अरेंज मैरिज ही चल रही है, तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे ना लव मैरिज के लिए, क्योंकि इसमें यही आएगा कि अगर मैं लव मैरिज के मान लिया, मेरी बच्चा जो है वो दूसरे कास्ट में शादी कर लिया, तो सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी।
ठीक है। तो इसमें यही हो रहा है, व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ मी, इसमें लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैंने इसके विरुद्ध कोई काम किया, दूसरी जात में शादी करवा लिया, अगर मैंने ये काम नहीं किया, दूसरा कुछ काम कर लिया। मतलब एक मान लीजिए एक आदमी है, वो अगर नौकरी नहीं कर रहा, घर में बैठा हुआ, तो ये सोचेगा ना कि अगर मैं घर में बैठा रहूँगा, मैं काम नहीं करूँ तो समाज बोलेगा कि कैसा है। ठीक है। तो इसमें कन्वेंशनल, इसका सही आंसर क्या है, कन्वेंशनल। जहाँ पीपल सोचे कि समाज क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो वो कन्वेंशनल लेवल आ जाएगा। ठीक है। अपने बारे में सोचेगा, सिर्फ अपने बारे में फिक्र करेगा, तो प्री कन्वेंशनल। और जहाँ पे कन्वेंशनल छोड़ के, यानी कि सोसाइटी के बारे में छोड़ के नहीं, हाँ जो सही है उसको बोलेगा सही है, अब तो उसमें नॉन कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, सॉरी नॉन कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 23, ये कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अ चाइल्ड हु इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड सिंपल मैथमेटिकल रिवर्स such as 4 plus 5 is equal to 9, so 9 minus 5 is equal to 4, it is because ये किस की वजह से होता है, तो इरिवर्सिबिलिटी, इसे क्या कहेंगे, इरिवर्सिबिलिटी। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Piaget theory irreversibility refer to inability to understand that action or process can be reversed। ये मतलब कि एक मान लीजिए कोई बच्चा है, वो उतना नहीं समझ पा रहा है कि अगर कोई चीज़ 9 प्लस क्या था क्वेश्चन, सॉरी, 4 प्लस 5 है तो 9 हो सकता है, वैसे ही 9 माइनस 5 करे तो 4 भी हो सकता है। इतना ये बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इरिवर्सिबिलिटी। ये कौन सी स्टेज कहलाएगी, 2 से 7 साल के कहलाएगी। इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। कौन सा स्टेज कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। चाइल्ड ऑफन स्ट्रगल विद अंडरस्टैंडिंग, दे मे नॉट रियलाइज दैट इफ यू एड समथिंग टू अ नंबर यू कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट दैट सेम अमाउंट टू रिटर्न द ओरिजिनल नंबर। ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 24. Teachers should distract themselves from a student. Sorry, teachers should distance themselves from a student and place primary responsibility for learning on them only. Our reason learning take place effectively in an authoritative rather than democratic environment. Choose the correct option. Option A is true but R is false. B, both A and R are false. C, both A and R are true and R is the correct explanation of A. D, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. ये जो 4 ऑप्शन है इसका हम लोग समझ लिए हैं कि कौन सा ऑप्शन क्या कहता है। इसको फिर से समझने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या टीचर जो है स्टूडेंट को, टीचर अपने आप को क्या दूर कर लेती है, स्टूडेंट को छोड़ देती है, तुम अपने आप से समझो, अपने आप से सीखो, ऐसा क्या होता है। या फिर लर्निंग जो है ऑथोरेटिव क्लास में होता है, ना कि डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। क्या ऑथोरेटिव इन्वायरमेंट में होता है कि डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में होता है। तो पहले देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसमें दोनों फॉल्स होएगा, पहले ऑप्शन बी सही है इसका, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। नोट, A is for because teachers should actively engage with student, provide guidance and create a supportive learning environment instead of distancing themselves. ठीक है। R is also for because learning is more effective in a democratic environment. डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट कैसा होता है, इंटरैक्टिव होता है, यहाँ पे लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। वे स्टूडेंट फील वैल्यू एंड करेज टू पार्टिसिपेट rather in an authoritative setting that limit creativity and engagement। इसमें क्या है, ऑथोरेटिव क्या है कि एक दे दिया है कि इसको बस इतना ही याद कर लो, उसके आगे बच्चा सोच नहीं सकता है। ठीक है। डेमोक्रेटिक में रहता है कि कोई चीज़ है, पढ़ने को कुछ दिया है तो उसको क्रिएटिविटी वे से याद करे, क्रिएटिविटी वे से वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, ग्रुप के साथ सॉल्व करने की कोशिश करे, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिव। ऑथोरेटिव मतलब दे दिया है, ये नोट है, इसी को बस पढ़ के चले जाओगे, इसको ही तुम पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 25। असर्शन रीज़न, आज का ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इसको आप
करने से पहले इसके खूब प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको जब करिए तो ध्यान से करिएगा, ठीक है। टीचर शुड इंकरेज बॉयज़ ऑफ हर क्लास टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट by assigning art decoration to girl. Reason: children acquire gender role primary of the underlying biological differences. इसका choose the correct option. A is true but R is false. Option B, both A and R are false. Option C, both A and R are true but R is the correct explanation of A. Option D, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. ऑप्शन फिर वही है जो पहले ऑप्शन था, आप समझे होंगे ऑप्शन कि ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन जब भी आप एग्ज़ाम में ऑप्शन पढ़िएगा तो ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, उस हिसाब से टिक करिएगा, ठीक है। ध्यान से ऑप्शन देख के तो टिक करिएगा, ठीक है। क्या टीचर की एक क्लास है, क्या टीचर को बॉयज़ जो उसके बॉयज़ स्टूडेंट उनको इंकरेज करना चाहिए तुम स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करो, और गर्ल्स को जो है उनको कहना चाहिए तुम आर्ट में डेकोरेट करो, ठीक है, आर्ट में पार्टिसिपेट करो। क्या ऐसा टीचर का क्लास होना चाहिए? नहीं, टीचर का ऐसा क्लास नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रेन एक्वायर जनरल रोल प्राइमरी ऑफ द अंडरलाइंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। क्या बायोलॉजिकल डिफरेंसेस से चिल्ड्रन को पता चलता है कि बॉयज़ है तो वो ये काम करेगा, गर्ल्स है तो वो ये काम करेंगे? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका हम लोग इसके दोनों ही गलत है, दोनों ऑप्शन गलत है, तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? बोथ ए एंड आर फॉल्स। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। A is for assigning activity based on gender reinforcement stereotype rather than promoting gender equality. क्लासरूम में जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करना चाहिए, ना कि जेंडर रेनफोर्स स्टीरियोटाइप करना चाहिए, ठीक है। कि लड़का है तो वो ये काम करेगा, लड़की है तो वो ये काम करेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। आर इज़ फॉर बिकॉज जेंडर रोल आर प्राइमरी शेप बाय सोशल कल्चर इन्फ्लुएंसेस। जो जैसे कि लड़का है तो वो ऑफिस जाएगा, लड़की है तो वो घर संभालेगी, ठीक है, ठीक है। लड़का है तो वो बाहर काम करेगा, घर में काम नहीं करेगा। ये हमारा समाज तय करता है, ठीक है। वो मतलब कि कोई भी बच्चा आया है इस दुनिया में तो वो सीख के नहीं आया है, वो आसपास उसका जैसा माहौल है वहाँ से वो अडेप्ट कर रहा है। कि मम्मी है तो वो किचन में काम करेगी, पापा है तो वो ऑफिस जाएंगे, ठीक है। पापा ऑफिस आए हैं तो वो घर में खाना नहीं बनाएंगे, मम्मी है तो मम्मी घर पे खाना बनाएगी, वो बाहर जाके काम नहीं करेगी। अगर वो देखेगा कि पापा भी आ रहे हैं, वो घर पे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, मम्मी भी जो है मम्मी भी काम करके आ रही है, वो भी घर पे हेल्प कर रही हैं, तो दोनों साथ में मैनेज कर रहे हैं घर, तो बच्चा ये सीखेगा ही नहीं कि लड़का है तो वो ये काम करेगा, लड़की है तो वो ये घर वाले काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है, ये क्या है, ये सोशल कल्चर इन्फ्लुएंसेस है, ठीक है। हमारे समाज में जैसा लोग कर रहे हैं वैसे बच्चा सीख रहा है, वहाँ से उस हिसाब से वो बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसके दोनों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 26। According to Vygotsky theory of learning and development, which of the following is an example of scaffolding? Scaffolding क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। Note: Vygotsky concept of scaffolding involve providing temporary support to learners to help them accomplish tasks they cannot complete independently, ठीक है। इसमें क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे आप जो लर्नर है उसको आप टेम्परी हेल्प करें, उसको कोई टास्क मिला है, कुछ टास्क मिला है कंप्लीट करने को, वो अकेले कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आप उसको टेम्परी हेल्प कर रहे हो कि तुम ये काम करोगे, ऐसे करोगे तो तुम्हारा जो है काम कंप्लीट हो जाएगा, उसे हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। Breaking a task into smaller step and providing support as needed in an example of scaffolding, ठीक है। ये एग्जाम्पल होता है स्कैफोल्डिंग। बच्चा कोई काम कर रहा है, बच्चा मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, उसको किसी की हेल्प चाहिए, वो कम्प्लीटली प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो आप जो है एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, एज अ पीयर्स, ठीक है, आप उसको हेल्प कर रहे हो तो उससे कहते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, ये भी विगोस्की के टर्म में
विगोस्की के 2-3 टर्म हैं, उसको आप ध्यान रखिए। एक तो स्कैफोल्डिंग, एक तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान रखिए क्या कहता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? द गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन अचीव विद गाइडेंस फ्रॉम MKO लर्निंग थ्राइव इन दिस जोन टर्म। ठीक है, जो गैप होता है, मान लीजिए एक, ठीक है, ये स्टूडेंट है, यहाँ पे बच्चा जो अपने आप से काम कर रहा है, अपने आप से वो काम कर रहा है, और जो उसको कोई मदद करके उसका वो काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई हेल्प करके उसका कोई काम, उसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, किसी के गाइडेंस में वो काम कर रहा है, एक को कोई कम टास्क है उसको कंप्लीट करना है, तो आधा तो वो अपने दिमाग से वो कंप्लीट कर रहा है, लेकिन बाकी काम वो नहीं कर पा रहा, वो किसी की हेल्प ले रहा है वो टास्क कंप्लीट करने में, तो उसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, वो जिसकी हेल्प ले रहा है उसको स्कैप फोल्डिंग कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, उसके बाद ये पूरा काम कंप्लीट हो गया, उसको क्या कहेंगे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि किसी से नॉलेज ले रहा है, किसी से भी गाइडेंस ले रहा है, तो वो चाहे जो भी हो, टीचर, पेरेंट्स, पीयर, इवन टेक्नोलॉजी, किसी से भी मदद करके वो अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है, उसे मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे उसको, यानी कि स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, तो इसका क्या होगा सही? ऑप्शन ए, ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू smaller step and providing support as needed. B, providing a student with a reading assignment, asking them to answer question independently. C, providing a student with a grade for their work as motivation. D, demonstrating a skill to a student and then master it on their own. Breaking a task down into smaller step and providing support as needed. छोटे छोटे पार्ट में आप टास्क को कंप्लीट करिए, जो भी उसको ज़रूरत है समय समय पे आप उसको सपोर्ट करिए, उसको गाइड करिए, उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, और जो एक बच्चा है जहाँ तक कोई टास्क है वो अपना काम कंप्लीट किया, उसके बाद उसको कुछ हेल्प चाहिए तो वो आप उसको हेल्प कर रहे हो, उसे कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following correctly describe extrinsic motivation? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन refer to behavior driven by external rewards such as money, grade, praise or avoiding punishment, working for external reward। यहाँ पे एक्सट्रीम मोटिवेशन क्या होता है कि यहाँ पे इंसान काम करेगा कि अगर वो काम करेगा तो उसे पैसा मिलेगा। ठीक है, ऐसा कोई भी काम है, अगर वो अच्छे नंबर लाएगा तो उसको वो ग्रेड मिलेगा ABC। ठीक है, अगर ये काम वो नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे इंडिविजुअल काम कर रहा है। ठीक है, उसे कह रहे हैं वर्किंग फॉर एक्सटर्नल रिवॉर्ड, अगर तुम जाओगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें तारीफ मिलेगी, तो वहाँ पे वो इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से वो काम कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, और जहाँ पे वो अपनी सेटिस्फेक्शन से, अपने इंजॉयमेंट के कोई काम कर रहा है तो उसे कहेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बाहर के हिसाब से काम कर रहा है, समाज के हिसाब से काम कर रहा है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अपनी खुशी से कोई काम कर रहा है, अपनी इंजॉयमेंट से कोई काम कर रहा है, तो उसे कहेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोटिवेशन, ऑप्शन ए, मोटिवेशन that comes from environmental consequence. B, motivation that come from a sense of personal satisfaction. C, motivation that come from personal enjoyment of task. D, motivation that come from internal factor. इसका सही आंसर होगा A, motivation that come from environment consequence। ये तीनों जो है ऑप्शन, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का कहलाएगा। ये कौन सा मोटिवेशन कर रहा है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ पे इंसान कोई काम कर रहा है सेटिस्फैक्शन से, इंजॉयमेंट से, इंटरनल फैक्टर से, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाएंगे। इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से काम कर रहा है तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाएंगे। ठीक है, मूविंग ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन 28। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? अभी हम लोग ने पढ़ा था
ठीक है, देखिए असर्शन ए, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय द टीचर हिंडर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रेन. रीजन, लैब विगोस्की propose that children learn independently by acting upon and manipulating the environment. Choose the correct option. Option A is true but R is false. B, both A and R is false. C, both A and R are true but R is the correct explanation of A. D, both A and R are true. R is not the correct explanation of A. ऑप्शन हम लोग पहले ही समझ लिए हैं, तो पहले बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा. ठीक है, स्कैप फोल्डिंग क्या होता है अभी आपको बताया है कि क्या होता है. विगोस्की किस बारे में क्या कहते हैं वो भी आपको बताए हैं. बताइए. स्कैप फोल्डिंग, हिंडर क्या होता है. हिंडर माने होता है बाधाएं लाना. ठीक है, ठीक है. क्या स्कैप फोल्डिंग बाधाएं लाती हैं बच्चों को, टीचर बच्चे के कुछ भी लर्निंग प्रोसेस में? नहीं, टीचर जो रहते हैं वो सपोर्ट करते हैं बच्चों को. ठीक है. लैब बिकॉज की प्रपोज है चिल्ड्रेन लर्न इंडिपेंडेंटली. क्या चिल्ड्रेन को इंडिपेंडेंटली लर्न करना चाहिए? ऐसा बिकॉज की नहीं कहते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन बी दोनों गलत है. चलिए रीज़न देखते हैं. ए इज फॉर बिकॉज स्कैफोल्डिंग, अभी हमने पढ़ा था स्कैफोल्डिंग क्या होता है. सपोर्ट लर्निंग बाय providing guidance and assistance, enabling children to perform tasks they cannot do independently. It does not hinder the learning. ठीक है. R is false because Vygotsky emphasized social interaction and the importance of guidance, that is scaffolding, in learning through the zone of proximal development rather than the independent learning through manipulation of the environment. स्कैफोल्डिंग एरिया जहाँ पे बच्चों को कुछ मदद चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए, वो कोई उसको असेस करे, उसको कहेंगे स्कैफोल्डिंग. ठीक है. और जब वो जो बच्चा है वो अपने आधा काम कर लिया अपने हिसाब से और बाकी काम किसी की हेल्प से कर रहा है, वो काम फिर टास्क एक कंप्लीट हो गया, उसको कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ठीक है. विगोस्की सोशल इंट्रैक्शन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं. स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करते हैं. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं. ये तीन चीज़ आप याद रखिए. विगोस्की किसके बारे में बात करते हैं? विगोस्की स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करते हैं, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं और सोशल के बारे में, सोशल इंट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं. ठीक है. छोटे छोटे वर्ड जो रहते हैं उसको ध्यान रखा करें, वो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहता है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग अ प्ले टाइम इन स्कूल ऋषभ अ 7-year-old बॉय पिक, इसमें ई होगा, हाँ, पिक अ डॉल टू प्ले, वाई होगा, विथ pick a doll to play. ठीक है. play with. some on होगा, some on his peers made fun of him for choice of toy. as a teacher who want his student to grow up with gender role, e होगा, flexibility. which of the following would be the best response to the situation by the teacher? 7 साल का बच्चा है ऋषभ, वो डॉल के साथ खेला, उसके कुछ क्लासमेट हैं वो हंस रहे हैं क्योंकि उसने डॉल चूज़ किया है. तो एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए? ठीक है. ए, ऑप्शन ए, टॉक टू ऋषभ दैट डॉल आर सिचुएशन फॉर गर्ल्स एंड टॉयज होगा. टॉयज शुड नॉट प्ले, बॉयज होगा, सॉरी यहाँ बॉयज होगा, बॉय शुड नॉट प्ले विथ डॉल्स. ठीक है. बी, टेल ऋषभ दैट ही शुड प्ले विथ समथिंग एल्स because his friend wouldn't approve for him playing with dolls. See, let Rishabh play with doll and tell other children that they can also choose any toys of their choice. D, quietly take the doll and give a car toy to Rishabh without saying anything. As a teacher आपको क्या करना चाहिए बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी. ठीक है. let Rishabh play with doll and tell other children that they can also choose any toy of their choice. ठीक है. एज अ टीचर आपको जेंडर इक्वालिटी रखना चाहिए. जो भी अगर बच्चे हैं उसमें समझाइए कि उसका डॉल के साथ खेलने का मन है तो उसको डॉल के साथ खेलने दो. ठीक है. डॉल लड़कियों का नहीं होता कि डॉल जो है सिर्फ गर्ल्स ही खेल सकते, ऐसा नहीं है.
डॉल जो है बॉयज़ भी खेल सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी रखना चाहिए क्लास में, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। Allowing Rishabh to play with the doll, promote gender role flexibility, gender equality रखना चाहिए by challenging traditional gender stereotypes, by also telling other children that they can choose any toy. The teacher foster an inclusive environment, teacher respect for individual's choice, and reinforcing that toys are not restricted by gender norms. ठीक है, moving on the next question, and this is your last question. Question 30. In order to cater to need of a student struggling with attention hyperactivity disorder, teachers should avoid. In order to cater to need of a student struggling with attention hyperactivity disorder, teachers should avoid. A. Creating distraction and making noise. B. Flexibility in curriculum, material and instruction. C. Breaking the task into small, easily manageable parts. D. Using multi-sensory material. क्लासरूम है, ठीक है, उसमें जो है बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या अवॉइड करना चाहिए। क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन, मेकिंग नॉइज़, क्या आपको नॉइज़ करना चाहिए, क्लास में चिल्लाना चाहिए, या फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम मटेरियल एंड डिस्ट्रैक्शन, ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉल इजीली मैनेजेबल पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में कोई भी टास्क छोटे छोटे पार्ट में पार्ट डिवाइड कर लेना, ठीक है, उसको ईजिली कंप्लीट करना। मल्टी सेंसरी मोटर, आपको क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन, मेकिंग नॉइज ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, शुड अवॉइड। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसका कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन, मेकिंग नॉइज। स्टूडेंट विथ ADHD, यही है, ADHD क्या था आपका, अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। Struggle with focus, so avoiding distraction is curricular. Flexibility in curriculum, breaking tasks, multi-sensory material, helping keeping them engaged and improving learning outcome पर। अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको चिल्लाना नहीं चाहिए, आपको जो भी माहौल है उसको फ्लैक्सिबल बनाना चाहिए, छोटे छोटे कोई टास्क देना चाहिए, ठीक है, टास्क देना चाहिए कि वो टास्क छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करे, उससे मज़ा आए, इंटरेस्ट उसका बढ़े, ठीक है। मल्टीपल सेंस अभी हम लोग ने पढ़ा था, मल्टीपल सेंस क्या होता है, कैसे इंगेज करता है उसके आई टच मूवमेंट सब जगह इंगेज, मतलब पूरा इंगेज होना चाहिए ताकि उसका फोकस बना रहे और वो इम्प्रूव करे, ठीक है। तो यहीं पे आपका ख़त्म होता है CDP के लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हम लोग ने 2024 के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट ऑन मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।